आज ही क्लास में हम चर्चा करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में होने वाली पीएचडी संबंधी प्रवेश परीक्षा के विषय में। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है ये पीएचडी हेतु किस प्रकार से प्रवेश परीक्षा कराता है, तो इसके प्रारूप के बारे में जानेंगे। क्या आपके टाइमिंग रहेगी, कितने क्वेश्चंस आएंगे और क्या मेथोडोलॉजी रहेगी, उसके बारे में क्या है यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आगे। तो प्रवेश परीक्षा का क्या प्रारूप रहेगा। देखिए, जो ये क्लास बनाई जा रही है स्पेशल तौर पे किसके लिए है, हिंदी विषय के लिए। जो अभ्यर्थी हिंदी विषय से हैं उनके लिए क्या है, महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो आप प्रवेश परीक्षा दोगे वो उसका पैटर्न क्या होगा, उसका प्रारूप क्या होगा। तो आपने अगर नोटिस पढ़ा होगा, है ना, तो आपको पता चल ही गया होगा कि आपको एक तो शोध अभिक्षमता यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड आएगा। कितने क्वेश्चंस का, 30 प्रश्न इसमें होंगे। ठीक है, 1 नंबर का आपका प्रश्न होगा। दूसरा क्या है आपका, हिंदी विषय से आधारित, यानी कि जो आपका विषय हिंदी विषय ही नहीं, अदर विषय जिस सब्जेक्ट से आप पीएचडी करना चाह रहे हैं और प्रवेश परीक्षा देने वाले हैं, तो सब्जेक्ट से संबंधित क्या है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन होंगे इसमें, 70 प्रश्न होंगे। ये भी कितने क्या है, 1-1 नंबर का। ठीक है, तो 100 प्रश्न होंगे 1-1 नंबर के। ठीक, और आपकी टाइमिंग क्या रहेगी, 2 घंटे की, ध्यान रखेंगे। फिर चलते हैं आगे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक, अगर हम बात करें 2022 की बैच की, तो उसमें देखिए, उसमें जो प्रश्न पत्र था आपका, जो शोध अभिक्षमता थी वो आपके 50 नंबर की थी, यानी कि उसमें 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं अगर हम बात करें हिंदी विषय से संबंधित प्रश्न कितने आए थे, तो उसमें वो भी 50 आए थे। ठीक है, लेकिन क्या है, जो आपका हिंदी विषय था उसमें आपके 50 जो क्वेश्चन थे वो 2 नंबर के थे। लेकिन इस बार देखिए पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया है। आपकी शोध अभिवृत्ति क्या है, 30 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आपके सब्जेक्ट से 70 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। टाइमिंग क्या है वो भी मैंने आपको बता दी, नेगेटिव मार्किंग होनी नहीं है वो भी मैंने आपको बता दी। अब देखिए कि अब क्वेश्चन ये बनता है कि शोध अभिक्षमता या रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो 2022 के बैच में जो एंट्रेंस परीक्षा दी गई, तो उस आधार पर हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि किस प्रकार से क्या है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो सबसे पहले हम बात कर लें आपके शोध अभिक्षमता या अभिवृत्ति यानी रिसर्च एप्टीट्यूड से आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहली बात, आपकी रिसर्च मैथोडोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, उस पर आपको क्या है कमान कसनी है। ठीक है, अगर आपकी रिसर्च मैथोडोलॉजी अच्छी होगी आप अच्छे से पेपर कर दोगे। इतना टफ पेपर नहीं आता है, बस आपको क्या है प्रॉपर जानकारी रिसर्च मेथोडोलॉजी की होनी चाहिए। तो सबसे पहले प्रश्न हमारा यही बनता है कि शोध अभिक्षमता में प्रश्न कहाँ से लगते हैं। देखिए, पिछली बार क्वेश्चंस आपके देखिए परिभाषा से भी क्वेश्चंस लगे थे, प्लस इसके साथ क्या है कि शोध के कितने प्रकार होते हैं, है ना, तो उससे भी प्रश्न लगे थे। प्लस विशेषताएं दी गई थी कि एक अच्छी शोध की क्या विशेषता हो सकती है, महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो उसमें से आपको एक करेक्ट आंसर छांटना था। इसके साथ ही क्या है पद्धति, जैसे जो रिसर्च की जो पद्धति है, तो एक थ्योरी दे दी जाती है आपको, अब फिर उसमें आपको ये बताना होता है कि रिसर्च की ये कौन सी पद्धति है, ऐतिहासिक पद्धति है, वर्णनात्मक पद्धति है ना, तो उसके आधार पर क्या है हमें आंसर को छांटना होता है। और अगली बात करें तो परिकल्पना की, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे तो आपके क्वेश्चन 5 लगने ही लगने हैं। ठीक है, इसमें देखिए परिकल्पना क्या होती है और इसके प्रकार क्या हैं, इसके कार्य क्या हैं, इससे संबंधित क्या है क्वेश्चन आपके लगते हैं। अगर हम बात करें देखिए परिभाषा से संबंधित, तो सीधे इसमें देखिए जो विद्वान हुए हैं तो उनसे 1-2 परिभाषा आपके यहाँ पर पूछ ली जाएगी। तो आप कोशिश करिए कि जितनी परिभाषा आप याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं उतना देखें। प्लस इसके बाद देखिए विशेषताएं। ठीक है, तो विशेषताओं को भी आपको ध्यान में रखना है, जैसे अनुसंधान या शोध में की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। देखिए, आपको लग तो ये सरल रहा है, लेकिन जब आप एग्जाम देने बैठते हो ना, कन्फ्यूजन इतनी पैदा हो जाती है कि हम नॉर्मल क्वेश्चंस भी क्या है गलत करके चले आते हैं। तो अगर हम बात करें अनुसंधान की विशेषताओं की, तो आपको पता ही होगा कि इसमें देखिए वस्तुनिष्ठता, वैधता, शुद्धता, वैज्ञानिकता, विश्वसनीयता, मितव्ययिता, अनुभवजन्य शोध, नैतिकता, निष्पक्षता और सामान्यीकरण, ये आपकी क्या है अच्छी शोध की क्या है विशेषता है। अगर हम बात करें शोध के प्रकार की, तो अब देखिए इसमें मैंने आपको बताया कि शोध के जो प्रकार होते हैं उससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए कौन सा पूछा जाता है,
एक तो क्रियात्मक शोध से प्रश्न आया था पिछली बार कि क्रियात्मक शोध की जो परिकल्पना है या कहें क्रियात्मक शोध लाया कौन, उसके विषय में पूछा गया था। विद्वानों के नाम दे दिए गए थे, तो आपको उसमें से छांटना था कि क्रियात्मक शोध के प्रतिपादक कौन है, ठीक है, वो था। इसके अतिरिक्त क्या है आपके आगमन शोध और निगमन, महत्वपूर्ण, आपकी आगमन और निगमन, इससे क्वेश्चन आपका इस एंट्रेंस में ही नहीं आपके यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है, ठीक। इसके साथ देखिए गुणात्मक मात्रात्मक के भी उदाहरण देखने को मिल जाते हैं, उसमें से आपको करेक्ट करना होता है गुणात्मक क्या है और मात्रात्मक क्या है। तो मैंने आपको क्या है रिसर्च एप्टीट्यूड का जो यूजीसी नेट की मैंने प्रश्न पत्र की पहली सीरीज जो चलाई थी उसकी पहली इकाई ही क्या है रिसर्च एप्टीट्यूड कराई है, तो आप वहाँ पे जाकर क्या है इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे पद्धति की, तो किस पद्धति की बात कर रहे हैं, तो देखिए अगर आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ी होगी तो इतना तो आपको पता होगा कि रिसर्च की कितनी पद्धतियाँ होती हैं, 6, ठीक है। इसमें देखिए आपकी ऐतिहासिक शोध है, विवरणात्मक शोध है, प्रयोगात्मक शोध है, क्रियात्मक शोध विधि है, मात्रात्मक या परिमाणात्मक शोध विधि है, गुणात्मक शोध विधि है। तो इसके अंतर्गत ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन कहीं और से नहीं आते हैं। बस हमारे क्या आईक्यू लेवल का सवाल होता है, घुमा फिर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको लगेगा बहुत सरल है, लेकिन माइनर सी गलतियां हमसे हो जाती हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, अपनी रिसर्च मैथोडोलॉजी अच्छे से कंप्लीट करेंगे, चाहे आपकी परिभाषा हो, आपके प्रकार हो, विशेषताएं हो, उद्देश्य हो। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने इसमें एक पॉइंट लिखना भूल गई हूँ कि शोध के चरण, पिछली बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि शोध के कितने चरण होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन दिए थे 8, 7, 6 या 5। अगर आपने अच्छे से रिसर्च पढ़ी होगी तो सीधे सीधे आप बता दोगे कि रिसर्च के या शोध के चरण या सोपान कितने हैं, 8 होते हैं, है ना। कहीं कहीं पर 9 देखने को मिलते हैं, लेकिन सर्वसम्मत मान्यता किसे मिलती है, 8 को। ये क्वेश्चन सीधा ही लगा था, इसलिए क्वेश्चन मुझे याद है, ठीक। अब बात करें परिकल्पना की, तो देखिए परिकल्पना से संबंधित क्या है, परिकल्पना से संबंधित भी एक दो परिभाषा पूछी गई थी, तो उसमें से आपको किस विद्वान ने परिभाषा दी है उसके बारे में बताना था, ठीक है। इसके साथ ही क्या है परिकल्पना के कितने प्रकार होते हैं। अगर आपने परिकल्पना को पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से याद होगा कि परिकल्पना के 3 प्रकार होते हैं। एक होती है शोध परिकल्पना, दूसरी होती है आपकी शून्य परिकल्पना और सांख्यिकी परिकल्पना। अब देखिए, अब आपको कोई कथन दे दिया गया है, ठीक, आपको कोई कथन दे दिया गया, अब आपसे कहा जाए कि उपर्युक्त पंक्तियों में से आप स्पष्ट कीजिए कि शून्य परिकल्पना कौन सी है या इन पंक्तियों में कौन सी परिकल्पना देखने को मिलती है। तो आपको कैसे पता होगा, जब आपको शोध परिकल्पना के विषय में जानकारी होगी, ठीक है, जब आपको शून्य परिकल्पना के विषय में जानकारी होगी, प्लस क्या है सांख्यिकी परिकल्पना के विषय में क्या है जानकारी होगी, तभी तो आप बता सकते हो, तभी तो आप बता सकते हो ना। तो इसके लिए क्या है आपको परिकल्पना की परिभाषा, अर्थ, कार्य, विशेषताएं सब आपको पढ़नी है, ठीक है। अगर आप ये ढंग से पढ़ोगे तो आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में 30 के 30 क्वेश्चन सही करके आओगे, ठीक है। हाँ, तो 1-2 क्वेश्चन गलत हो सकता है, वो तो नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि रिसर्च एप्टीट्यूड से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसी हिसाब से आप तैयारी करें। अगर आप यूजीसी नेट क्लियर किए हुए हैं या आप पढ़ रहे हैं आप, तो आप आसानी से इस चीज़ को कवर कर सकते हैं, ठीक। ये तो हमारी होगी पहली इकाई, यानी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी की हमारी पहली इकाई हो गई। अब चलते हैं हम अपने विषय से संबंधित। तो मैंने आपको बताया कि ये स्पेशल किसके लिए है, हिंदी विषय वालों के लिए। तो अब यहाँ से देख लीजिए कि हिंदी विषय संबंध कैसे प्रश्न आते हैं। कई बच्चों ने पूछा था कि एंट्रेंस एग्जाम जो हिंदी विषय से हैं तो उनके बारे में हम गाइड करें कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, उसी तरह से क्या है हम अपनी तैयारी करें। देखिए तैयारी सबकी होती है, सबको पता होता है क्या आना है क्या नहीं आना है, पर क्या है कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो होती हैं ना, उन चीज़ों को जान लेना आवश्यक है
है ना। अब उसमें तो सीधे सीधे यही लिख दिया है कि यूजीसी नेट में जो सिलेबस है उससे ही चीज़ें पूछी जाएंगी। लेकिन 2022 में जब हमने प्रवेश परीक्षा इसकी दी थी तो किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, किस भाग से ज़्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिले, है ना, और कौन कौन सी गलतियाँ हमसे हुई हैं जो आपसे ना हो आगे, तो उनके विषय में क्या है हमने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। और ये आपको क्या है एक तरह से गाइड करने का तरीका है कि आप वो गलती ना करें। ठीक है, तो पहली बात तो ये है, सबसे पहले अगर आप यूजीसी नेट का सिलेबस भी देखते हैं तो उसमें देखिए भाषा परिवार, आपकी देवनागरी बोलियां, भाषा विज्ञान, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी गद्य पद्य की विधाएं, है ना, सब चीज़ देखने को मिलेगी। तो उन सब में से कौन कौन से भाग से क्वेश्चन पूछे गए थे तो वो हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन उसमें पूछा गया था भाषा परिवार से, तो सबसे पहले उसमें भाषा परिवार मैंने आपको पढ़ाया भी है। मैंने जो असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी की जो सीरीज चलाई थी उसमें पहली इकाई भाषा परिवार की है। भाषा परिवार, भाषा विज्ञान, ये सभी एग्जाम में एक जैसी ही इकाई रहती है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें देखिए भाषा परिवार से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। आपकी देवनागरी लिपि से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया था कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इससे संबंधित एक क्वेश्चन देखने को मिला। प्लस बोलियां, मुझे एक क्वेश्चन इससे याद आता है कि हरियाणवी की इसमें उपबोली पूछी गई थी। ठीक है, हरियाणवी की उपबोली कौन सी है। तो अब देखिए आपको बोलियां पता कैसी होंगी जब आप क्या है पढ़ कर जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि अगर आप बोली अगर पढ़ रहे हैं तो उनकी उपबोलियां भी क्या है याद रखें, क्योंकि उपबोलियों में से एक क्वेश्चन इसमें लगा था तो हरियाणवी की उपबोली पूछी गई थी। तो हरियाणवी की उपबोली क्या है, जाटू। ऑप्शन में क्या था, जाटू। तो सही आंसर आपका जाटू है। और 3 अतिरिक्त उपबोलियां दी थी, वो अलग अलग बोलियों की थी, तो इसलिए आपको ये बोलियां भी अच्छे से याद रखनी है। आपको ये लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं फंसेगा, लेकिन क्वेश्चन यहीं से फंसा था। ठीक है, 2 क्वेश्चन उपबोलियों से ही फंसे थे। और एक और बात आपको ध्यान में रखनी है, अपभ्रंश, प्राकृत, पाली, ये आपको याद ही करना है। पाली से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आपको याद करने हैं। अपभ्रंश के जो राइटर हैं उनको देखना है, महाकाव्य कौन सा था और फेमस राइटर कौन से थे, तो पुस्तक दे दी जाती है ना, कि ये पुस्तक है, इसके राइटर बताइए। तो ये कैसे पता होगा, जब आपको याद होगा तभी तो आप बता सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपके जैसे सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां देखने को मिलती हैं, है ना, तो कौन कौन सी बोलियां देखने को मिलती हैं आपके, पश्चिमी हिंदी हो गई, गुजराती हो गई, राजस्थानी हो गई, पहाड़ी हो गई, है ना। अब ऐसे ही क्वेश्चन और पूछा गया था कि जो आपकी पूर्वी हिंदी है वो किस अपभ्रंश से आई हुई है, तो अब आपको कैसे पता होगा जब आप उसे पढ़ोगे, है ना। बिहारी कौन से अपभ्रंश से आई है, तो देखिए बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया, ये मागधी अपभ्रंश से आई हुई। ये क्वेश्चंस आप याद करके रखिए, ये पूछा ही जाएगा। मागधी, अर्ध मागधी, कंफ्यूजन बच्चे इसी में होते हैं कि पूर्वी हिंदी को मागधी में कराते हैं और बिहारी को क्या है अर्ध मागधी में कराते हैं, जबकि ये पूरा गलत होता है। तो अगर आप एक तरीके से याद करेंगे, मैंने इस पे क्लास भी बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ये सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। तो एक चीज़ हमारी यहाँ पर ये क्लियर हुई। दूसरा देखिए भाषा विज्ञान। अब भाषा विज्ञान में मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, हिंदी वर्णमाला से संबंधित क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अल्प प्राण, आपको 3-4 वर्ड दे दिए, अब उसमें से आपको अल्प प्राण छांटने हैं, तो आप कैसे छांटोगे, जब आपको याद होंगे तभी तो आप छांटोगे। अब आप वहीं पर पूछ ले कि महाप्राण ध्वनि कौन सी है, तो आपको महाप्राण भी पता होना चाहिए, है ना। उसके अतिरिक्त मूर्धन्य, ओष्ठ, तो दंतमूल, वत्स, तो ये सारी चीज़ें हैं। कैसे आप बताओगे, जब आपको खुद को पता होंगे कि ये ऐसे हैं। ठीक, तो यहाँ वो बात हो गई। अब देखिए जो बात मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ राजभाषा संबंधित। देखिए राजभाषा तो हर उसमें देखिए जो ये चीज़ें हैं ना वो आपके हर एग्जाम पूछी जाएंगी, चाहे आपका यूजीसी नेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, आपकी ये सारी चीज़ें पूछी ही जाएंगी। इसीलिए क्या है, इन चीज़ों को पक्का करके रखें ताकि आप इसमें कभी मात ना खाएं। कभी कभी क्या होता है, हमें चीज़ें तो याद होती हैं पर कन्फ्यूज़न के चक्कर में हम क्या है गलत कराते हैं। तो हमें ये चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि इसका परिणाम क्या है, हम एक चूक से क्या है अपनी सीट को छोड़ जाते हैं। यही तो नहीं करना हमें, समझ रहे हैं। तो राजभाषा से संबंधित अभी कुछ कैसे क्वेश्चन आते हैं,
तो राजभाषा संबंधित आपके अनुच्छेद पूछ लिया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो चलो सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब बात करें आयोगों की पूछने वाली बात, है ना। अब देखिए राजभाषा आयोग, मैंने आपको ये राजभाषा पे संबंधित भी एक क्लास बनाई है, अगर आप चेक करना चाहें तो प्लेलिस्ट में आप अच्छे से देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं कि क्वेश्चन एक ऐसे पूछा गया था कि जो पहला राजभाषा आयोग बना था उसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष कौन थे उसके, तो कौन थे ये भी आपको पता होना चाहिए। बाल गंगाधर, इन्हें क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, बीजी खेर, यही तो कहते हैं। कब बना ये आयोग, राजभाषा आयोग, 1955 में, ठीक है। उस समय राष्ट्रपति कौन थे ये भी याद रखना है आपको, उस समय राष्ट्रपति कौन थे, राष्ट्रपति आपके राजेंद्र प्रसाद, आपके राजेंद्र प्रसाद, ठीक। अब ये हो गया। अब देखिए कंफ्यूजन कहाँ होती है, राजभाषा संबंधित 3 क्वेश्चंस थे, तो मैं आपको बता दूं, एक तो इसमें ये पूछा गया था, एक तो राजभाषा आयोग, देखिए ये तो सिंपल है, लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज किस में होते हैं, राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम। ये देखिए सिर्फ यही नहीं बल्कि यूजीसी नेट में भी क्या है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने आपको ये क्लासेस में बताया हुआ है कि इसमें डिफरेंस कैसे करें। अब डिफरेंस कैसे करेंगे, जब हमें चीज़ें अच्छे से पता होंगी, जब हम ध्यान से पढ़ेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम आधी चीज़ पढ़ लेते हैं, आधा अधूरा ज्ञान कभी किसी को फला है क्या, नहीं फला है। तो इसीलिए क्या है, हमें जो चीज़ वास्तविक में लिखी हुई है ध्यान से पढ़ें उसे। तो देखिए पहला मैंने आपको बताया कन्फ्यूजन कहाँ होता है, राजभाषा आयोग तो आपको पता है 1955 है, लेकिन राजभाषा अधिनियम, राजभाषा अधिनियम, ठीक। तो देखिए राजभाषा अधिनियम कुछ लोगों को ये लगता है कि 1976, नहीं, वो अधिनियम नहीं है, वो क्या है, राजभाषा नियम है। राजभाषा नियम कब बना आपका, 1976 में। राजभाषा अधिनियम देखिए आपका बना था 1963 में, और संशोधित कब हुआ ये, 1967 में, याद रखेंगे इसे, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनता है कि राजभाषा संकल्प, तो ये कब हुआ आपका, 1968, ये है आपका संकल्प, राजभाषा संकल्प, महत्वपूर्ण है, याद रखना है आपको ये। इसके साथ ही देखिए केंद्रीय विधि अधिनियम, राजभाषा संबंधित ही हैं, आपको हर एक अधिनियम, हर एक नियम, हर एक आयोग की सन याद होनी चाहिए। आपके यहाँ से 2 क्वेश्चन पक्के हैं, आप लिख के ले लें, ठीक है। तो जो आपका प्राधिकृत पाठ कहें या केंद्रीय विधि अधिनियम कहें, तो ये कब बना आपका, 1973 में। नाम क्या है इसका, केंद्रीय विधि अधिनियम, विधि अधिनियम, ठीक है। अब देखिए एक और देखते हैं, राजभाषा विधायी आयोग, मैंने आपको पहले बताया था राजभाषा आयोग, अब बात कर रही हूं मैं राजभाषा विधायी आयोग की, ठीक है। तो राजभाषा विधायी आयोग कब पारित हुआ आपके, 1961, याद रखनी है आपको सन है, ठीक। इसके साथ ही एक क्वेश्चन देखिए, अभी यूजीसी नेट में हाल ही पूछा गया है, तो कौन सा पूछा गया था कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग कब पारित हुआ, 1961 में, ठीक है। क्या है ये, तकनीकी शब्दावली आयोग, वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग, ठीक। ये एक जो आपका राजभाषा विधायी आयोग है, ये किसके अंडर में है, आपके विधि मंत्रालय के अंडर में है, जबकि वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग किसके अंडर में, आपके शिक्षा मंत्रालय के अंदर में है, ठीक है। तो आपको देखिए सीधे सीधे मैंने आपको कितने पॉइंट क्लियर करा दिए राजभाषा आयोग में। पहला तो यही है कि राजभाषा संबंधित आपके अनुच्छेद पूछे जाते हैं, तो अनुच्छेद आपको पता ही होगा कि राजभाषा संबंधित कितने अनुच्छेद हैं और किस अध्याय में क्या है, इसका वर्णन देखने को
मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय 1 की धारा 343 से लेकर 351 तक क्या है आपके राजभाषा संबंधी प्रावधान है। अब देखिए 343 में क्या कहा गया, ये आपको पता होना चाहिए कि 343 में कौन सी बात कही गई है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि 343 के अंतर्गत मैं आपको बता देती हूँ कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा भारतीय अंकों का रूप अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। ये आपके किसके अंतर्गत कही गई थी, 343 के अंतर्गत। ठीक है, इसी के साथ साथ क्या है, आपको 351 तक के जितने भी प्रावधान किए गए हैं उनको क्या है याद कर लेना है। अब देखिए, अब एक और चीज इसमें बताई गई है कि कौन कौन सी भाषाएं आपके संविधान में शामिल की गई हैं। तो आपकी कितनी भाषाएं क्या है शामिल हैं, 22 भाषा। ठीक है, तो 22 के अंतर्गत कौन कौन सी शामिल हैं इसमें, तो एक बार वो भी देख लेते हैं। तो पहली इसमें देखने को मिल रही है असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं, नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, और इसमें से क्वेश्चन पूछा जाना ही है। तो एक तो आपका पर्पस यही है कि आपकी जो एंट्रेंस परीक्षा है उसको आप पास करें, प्लस नॉलेज भी रहना जरूरी है ताकि आप किसी दूसरे को बता सकें। अब बात कर ली हमने राजभाषा तक। ठीक है, तो अब चलते हैं हम, अगला पॉइंट क्या है हमारा, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा से संबंधित प्रश्न। अब देखिए इसमें कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा से संबंधित देखिए जो प्रश्न पूछे गए थे, तो इसमें देखिए पिछली बार क्या हुआ था, 2 पुस्तकों के नाम दिए थे, अब उनके क्या है हमें राइटर बताने थे। ठीक, 2 क्वेश्चन तो ऐसे लगे थे। इसके साथ ही एक क्वेश्चन जो आपका था वो किससे लगा था, आपके रामचंद्र शुक्ल के कथन से। वो कथन किसी संबंध में था, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में। तो देखिए हिंदी साहित्य लेखन की जो परंपरा है आपको याद होनी चाहिए कि आपको पता ही होगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला जो ग्रंथ है वो किसने लिखा, गारसादा तासी ने, है ना। ये कौन से कैसे विद्वान थे आपके, ये फ्रेंच विद्वान थे। ठीक है, इसके साथ ही इनकी आपको प्रकाशन वर्ष भी याद रखना है कि इनका प्रकाशन 1839 में हुआ तथा उसका दूसरा जो प्रकाशन हुआ दूसरे भाग का वो कब हुआ, 1847 में। ऐसे ही करके क्या है आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और ये चीज़ें कब याद होंगी, जब आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो इसमें से क्वेश्चन आपके 3 क्वेश्चन इसमें से लगने हैं आपके। इसके साथ देखिए हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण संबंधित प्रश्न। तो देखिए मिश्र बंधु से संबंधित इसमें जो काल विभाजन किया गया है, एक तो वहाँ से क्वेश्चन लगा था। इसके अतिरिक्त बात करें तो ग्रियर्सन ने जो विभाजन किया है वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिला था। इसके साथ ही जो आधुनिक कवि, आधुनिक जो विद्वान जो हुए उन्होंने जो विभाजन किया वो क्या है इसमें देखने को मिला था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं, चाहे आपके ग्रियर्सन हो, मिश्र बंधु हो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो, नगेंद्र हो, आचार्य प्रसाद द्विवेदी हो, है ना, तो राम कुमार वर्मा हो, ठीक है, तो इनके विभाजन को आप देख कर जाएं। इसमें से आपको क्वेश्चन लगने ही लगने हैं। प्लस मैंने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में बताया था कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ जो लिखा था उनमें उन्होंने किन किन ग्रंथों का प्रयोग किया था। एक क्वेश्चन यहाँ से भी लगा था, ठीक है, तो उनके ग्रंथों को भी देख लेना कि कौन कौन से ग्रंथों का प्रयोग उन्होंने अपने हिंदी साहित्य इतिहास के ग्रंथ में किया था, और उन्होंने प्रकांड ग्रंथ किसे कहा, तो ये चीज भी आपको देख लेनी है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। और देखिए अब दूसरा क्वेश्चन कहाँ से बना था कि हिंदी काव्य से संबंधित प्रश्न क्या बना था कि आपका प्रिय प्रवास से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं, है ना, और इसके अतिरिक्त कि अवधि में खड़ी बोली में लिखा गया पहला महाकाव्य कौन सा है। ठीक है, खड़ी बोली में लिखा गया महाकाव्य कौन सा है, तो आपको मैंने अभी बताया
प्रिय प्रवास से संबंधित क्वेश्चन थे। तो ये गलत नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है, हम गलत कराते हैं कि सना हमें याद नहीं रहती है, तो प्रिय प्रवास की जगह हम अगर साकेत को देखते तो साकेत को कराते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको चीज़ें कैसे याद होंगी, जब आप उन्हें पढ़ेंगे। तो काव्य में जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं, आप उन्हें देखकर तो जाए ही, ठीक है, उनके काव्य को पढ़कर ही जाएं। उर्वशी से संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि उर्वशी का जो प्रतिपाद है वो कहाँ से लिया गया है। ऋग्वेद था और 2-3 ऑप्शन और थे। तो अगर आपने उर्वशी को पढ़ा है तो आप इसका ऑप्शन उत्तर दे सकते हैं, ठीक। इसके साथ ही पुरस्कार से संबंधित भी क्वेश्चन उसमें थे, एक क्वेश्चन ही था उसमें, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब बात करते हैं कि हिंदी गद्य संबंधित प्रश्न। अब हिंदी गद्य संबंधित प्रश्न में क्या है, हिंदी गद्य की जितनी विधाएं हैं, चाहे आपकी कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, रेखाचित्र है, संस्मरण है, निबंध है, आप उन्हें देख कर जाएं। चिंतामणि को तो आप देख कर ही जाएं कि चिंतामणि का विभाजन या प्रकाशन किन किन भागों में हुआ, किन किन लोगों ने किया। महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से क्वेश्चन आपका लगेगा ही लगेगा। आत्मकथा की बात करें तो आपका क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन के जो भाग बांटे हैं, उन्होंने 4 भाग जो बांटे हैं उनको देख के जाएं, उनकी सन देख के जाएं, वो क्वेश्चन लगेगा ही। इसके अतिरिक्त एक साहित्यिक की डायरी, ये भी आप देख ही जाएं, है ना। जो महत्वपूर्ण रचना है ना, वो तो आप देख कर ही जाएं, उनके संबंध में पढ़ कर ही जाएं, वो यहाँ से क्वेश्चन लगना है, ठीक। इसके साथ ही आप पत्रिकाएं भी देख के जाएं कि इस पत्रिका के संपादक कौन है, इस पत्र के संपादक कौन है, क्वेश्चन लगा था, तो आप ये चीज़ जरूर देख के जाएं। और इसके अतिरिक्त हम बात करें काव्य शास्त्र की, तो काव्य शास्त्र में देखिए आपके विद्वान दे दिए जाएंगे, जैसे भरत मुनि हैं, भामा हैं, है ना, रुद्रट हैं, वामन हैं, तो भट्टनायक हैं, अभिनव गुप्त हैं, तो इनके बारे में पूछ लिया जाएगा। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 6ठी शताब्दी के जो विद्वान रहे कौन थे, भामा किस शताब्दी के विद्वान थे, आपके मम्मट किस शताब्दी के विद्वान थे, आपके वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, और चित्त संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, है ना। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है जो आपकी रीतियां हैं, है ना, वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो काव्य शास्त्र तो आपको एक तरह से कहें वो तो बहुत सरल है याद करना, क्योंकि ये सिर्फ फैक्ट पर ही आधारित है, इसमें इधर उधर की कोई बात याद करनी नहीं है। इसके साथ ही देखिए भारतीय काव्य शास्त्र में क्या है, मैंने आपको बता दिया, भरत मुनि हो गए, भामा हो गए, रुद्रट हो गए, उद्भट हो गए, जितने भी महत्वपूर्ण विद्वान हैं जिन्होंने संप्रदाय अपने प्रतिपादित किया, उन्हें तो आप देख कर ही जाएं, एक छोटी छोटी चीज़ देख के जाएं। भट्टनायक को जरूर देख के जाएं, भट्टलोलट को देख के जाएं। इसके अतिरिक्त अभिनव गुप्त हो गए, आपके शंकुक हो गए। अब इन लोगों को, ये लोग किसके समर्थक थे, उनको भी देखना कि न्याय दर्शन के समर्थक कौन थे, है ना। शंकुक न्याय दर्शन इनके समर्थक थे, भट्टनायक सांख्य दर्शन के समर्थक थे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आप पढ़कर जाएं, और तभी क्या है आप अच्छा पेपर कर सकते हैं। इतना डरे नहीं कि पेपर ज़्यादा हार्ड आएगा, इतना भी हार्ड नहीं आता, नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि हमें नॉर्मल चीज़ें भी क्या है हम गलत करके चले जाते हैं। वो एक के साथ नहीं होता, वो हर किसी के साथ भी होता है, मेरे साथ भी हुआ। मैंने कन्फ्यूज़न में चीज़ें आती हुई भी मैंने क्या है क्वेश्चन गलत किए थे। एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, उसका अफसोस भी हुआ, बहुत सरल क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो वही चाहते हैं कि आपसे कोई गलती ना हो, इसीलिए क्या है ये वीडियो बनाई गई है। एक और क्वेश्चन लोगों का ये था कि जो JRF वाले हैं क्या वो एंट्रेंस एग्ज़ाम दें या ना दें। तो देखिए मेरे हिसाब से आप एंट्रेंस दीजिए। क्यों दीजिए कि जब काउंसलिंग हुई थी, हमने तो एंट्रेंस के थ्रू ही एडमिशन लिया था, जब हमारी काउंसलिंग हुई थी तब JRF वालों की क्या है बहुत भीड़ थी। लेकिन आपको इतना तो पता होगा कि सीट डिवाइड होती है, कि एंट्रेंस वाले स्टूडेंट के लिए अलग होती है सीटें, JRF वालों के लिए अलग होती है, और असिस्टेंट प्रोफेसर जो होते हैं उनके लिए सीट अलग से होती हैं, है ना, उनके लिए रिजर्व होती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वालों के लिए। तो इसीलिए कहते हैं अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना ही लेना है तो आप एंट्रेंस ज़रूर दें, क्योंकि अगर आप JRF के तौर पे वहाँ पे नहीं हो पाए, JRF काफ़ी बच्चे थे JRF के, पर उनमें से काफ़ी लोगों का नहीं हुआ। तो मेरा तो मानना ये है कि आप अगर JRF भी है आपके पास तो एंट्रेंस को आप क्या है, प्रवेश परीक्षा को क्या है आप ज़रूर दें। इससे क्या है आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा, कि इससे क्या आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। अगर आपका JRF में नहीं होता है
ठीक है, JRF में नहीं होता है, तो आपका क्या है एंट्रेंस के थ्रू हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? देखिए परीक्षा देने में कोई बुराई नहीं है, सीखने को ही मिलता है, तो वही बात है। तो आज की जो क्लास थी हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में PhD हेतु जो प्रवेश परीक्षा होने वाली है विशेष तौर पे हिंदी विषय से, तो उससे संबंधित क्या है हमने इस वीडियो को बनाया। और इस वीडियो को बनाने का सिर्फ लक्ष्य इतना ही था कि जो गलतियां हमसे हुई हैं, हम नहीं चाहते कि आगे के बैच वाले बच्चे वही गलतियां करें, तो इस संबंध में क्या है इस क्लास को बनाया गया है। अगर आपको ये क्लास बेनिफिट लगती है तो कमेंट करें, और भी कोई जानकारी आपको लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को छोड़ सकते हैं। मिलते हैं आपको ऐसी ही न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए